जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कई दिग्गज नेताओं की सांस अटक गई है। अब भाई अटके भी क्यों ना, मामला कुर्सी का है। अगर कुर्सी बची रहेगी तभी सब कुछ हो सकता है, और कुर्सी पर ही संकट आ जाएगा तो कुछ हो नहीं सकता। अब आप सोचेंगे कि किसकी कुर्सी पर संकट आ गया, तो दरअसल कम से कम 2 राज्य हैं जहां तो कुर्सी संकट में है, बाकी 2 जगह तो भाजपा की सरकार है, तो वहां संकट जैसा, कुर्सी को लेकर संकट जैसा मसला नहीं है। हाँ, और तमाम मसले हैं, तो हम लोग उसी पर बात करने जा रहे हैं। और ये बात सीधे तौर पर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, और राज्यसभा का चुनाव ही राष्ट्रपति पद के दावेदार जो भी होंगे उनकी जीत को सुनिश्चित करेगी। और 4 सीटें हैं जहां पर भारी खेल होने की पूरी संभावना नजर ही नहीं आ रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि खेल हो चुका है, बस परिणाम घोषित होने बाकी हैं। हरियाणा की बात करते हैं और फिर हम आएंगे कि राजस्थान में क्यों संकट आ गया, और बड़ी दिलचस्प बात तो महाराष्ट्र में हुई है। आप ये समझिए कि एनसीपी तक को लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, और संजय राउत तो उस पंक्ति में ही हैं जिनको ये लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे। तो ये सब पर हम लोग आएंगे। और कर्नाटक में जनता दल सेकुलर, क्या कोई फ्रेंडली फाइट होने जा रही है, इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी से बात ये निकल कर आएगी कि आखिर में क्यों तमाम दिग्गजों की सांस अटक गई है। हरियाणा में देखिए गजब हो गया है। हरियाणा में किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई, अब ये मानेंगे इसमें संशय है, अभी तक तो यही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कार्तिक शर्मा जिनके बेटे हैं उनका नाम विनोद शर्मा है, और विनोद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत अच्छे मित्र हैं, पुराने कांग्रेसी हैं विनोद शर्मा भी। तो ऐसी स्थिति में अजय माकन का सीट निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। भले छत्तीसगढ़ में विधायकों को भेज दिया गया हो, लेकिन फिर भी 3 विधायक गायब है, और 31 चाहिए, और कांग्रेस के पास एग्जैक्ट 31 है। 31 में से 3 नदारद हैं, तो वहां क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए हरियाणा तो आप समझिए गया ही। अब हम लोग आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान का खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। राजस्थान में ये राज्यसभा की जो जीत है, ये दरअसल तय करेगी कि अशोक गहलोत को कितने झंझावातों से गुजरना है। अभी कहा जा रहा है कि जो तीसरा कैंडिडेट है, तीसरे कैंडिडेट मतलब प्रमोद तिवारी को तो भाई आला कमान ने भेजा है, और अशोक गहलोत ये कहते रहे हैं कि साहब हमारे पास पूरा बहुमत है और हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये जो है सचिन पायलट को भी आप जो है किनारे रखिए, हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो दरअसल प्रमोद तिवारी जीतते हैं या हारते हैं, इसी से ये बात तय होगा कि जिस बात का दावा अशोक गहलोत कर रहे हैं कि साहब हमारे पास तो 120 और 26 विधायक हैं, तो उस दावे में सच्चाई है, या फिर अब इनके पास वो सियासी जादू नहीं रहा जिसके जादूगर ये कहे जाते हैं। अब अगर वो तीनों भेज देते हैं तब तो जादूगर हैं, लेकिन अगर प्रमोद तिवारी अटक जाते हैं तब जादूगर की कुर्सी संकट में आ जाएगी। और वहां सिर्फ मसला जादूगर की कुर्सी का संकट में ही आने का नहीं है, मसला यह भी है कि वहां पर फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार जिसको भाजपा भी समर्थन कर रही है वो जीत जाएंगे, मतलब सुभाष चंद्रा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में 700 और वोट मिल जाएंगे भाजपा को राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से। तो इसलिए यह मामला जो है यहां पर है, और जो चर्चा है उसमें कहा जा रहा है कि संभावना यही है कि सुभाष चंद्रा जीत जाए, उनकी प्रचंड संभावना है जीतने की। अब जब प्रचंड संभावना है तो जाहिर तौर पर अगर यहां पर कांग्रेस का एक कैंडिडेट हारता है और वो भी जिसको आला कमान ने भेज रखा है, तो जाहिर तौर पर संकट जो है जादूगर के लिए भी होगा। अच्छा, और यह संकट यहीं तक नहीं रुका हुआ है, यह संकट पहुंच गया है महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र में तो गजब खेल हुआ। छगन भुजबल, ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, छगन भुजबल एनसीपी वो गए देवेंद्र फडणवीस के पास, और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि साहब आप जो ये तीसरा कैंडिडेट खड़ा किए हैं ना, इसको बैठा दीजिए, और
आज तक जो खबरें हैं उसमें तकरीबन 18 साल तक महाराष्ट्र में कभी चुनाव नहीं हुए राज्यसभा को लेकर। तो क्यों उस परंपरा को तोड़ रहे हैं और अपना तीसरा कैंडिडेट बैठा दीजिए, बस निर्विरोध सब चुन लिए जाए। देवेंद्र फडणवीस तैयार नहीं हो तो कह रहे हम तीनों को जिताकर भेजेंगे। अच्छा, वो जब ये कह रहे हैं तीनों को जिताकर भेजेंगे तो ये हुआ कि भाई अभी लोग तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन मसला तोड़फोड़ का ही नहीं है। मसला ये है कि टूटेगा फूटेगा कोई है या नहीं, ये इस पर चर्चा ही नहीं है। चर्चा इस पर कीजिए कि दरअसल जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्हीं को भरोसा नहीं है कि हमको हमारे विधायक वोट देंगे। संजय राउत, ऐसा लग रहा है कि संजय पवार चुनाव जीत रहे हैं, फंसी है सीट संजय राउत की। संजय राउत डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग करेगी और चुनाव आगे बढ़ा दीजिए, और कह रहे हैं हमको 3 वोट ज्यादा चाहिए। मतलब वो अपने लिए 45 वोट की व्यवस्था कर रहे हैं। और यही काम प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं जो एनसीपी की तरफ से हैं, वो भी कह रहे हैं हमको 3 वोट 4 वोट ज्यादा चाहिए। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो चुनाव होगा उसमें क्रॉस वोटिंग होने की बड़ी संभावना है, और वो संभावना इसलिए भी बहुत दिखाई दे रही है। शिवसेना भी डरी है और एनसीपी भी डरी है। शिवसेना इसलिए डरी है, और मुझे लगता है शिवसेना और एनसीपी दोनों के जो विधायक हो इसलिए डरे हैं क्योंकि इन लोगों ने जो अपने चुनाव जीते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर जीते हैं विधानसभा के। ये बड़ी बात है। एनसीपी के सामने शिवसेना का विधायक, उसको हरा के वो जीता, और जो एनसीपी का जीता, ये एक संख्या रही है। अब सवाल ये है कि तो महाअघाड़ी बन गई है। अब अघाड़ी में जब वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो पहली बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चूंकि अगर महाअघाड़ी चुनाव लड़ती है विधानसभा का, मतलब गठबंधन में, तो जाहिर तौर पर सीटों का अरेंजमेंट होगा, किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। और अगर भाजपा के पाले में जाते हैं तो वहां तो खुला खेल है, पूरा सारी सीटें भाजपा की हैं, वहां कोई गठबंधन जैसी अब स्थिति है नहीं, या वो मनसे में जाए अगर भाजपा उनके साथ गठबंधन करती है तो ऐसी परिस्थिति में जो विधायक हैं वो अपने भविष्य की संभावना भी देख रहे हैं। अब भविष्य की संभावना को देखते हुए संजय राउत भी डरे हुए हैं और प्रफुल्ल पटेल भी डरे हुए हैं कि ये क्रॉस वोटिंग होगी, और इस क्रॉस वोटिंग में मामला कहीं क्रॉस ना हो जाए। और वहां कांग्रेस के लिए भी समस्या है कि इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेसी वोट देंगे या नहीं देंगे। ये वहां मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। और उस पर जो ये भी खबर है कि उद्धव ठाकरे ने तो बहरहाल नाक का सवाल बना लिया है कि अगर हमारे दोनों नहीं निकले तो सरकार खतरे में है। तो वहां भी कुर्सी खतरे में है, और वहां कुर्सी खतरे में है। और अगर भाजपा 2 तो उसके जीती रहे, एक और जिता ले जाती है तो उसके 700 वोट और प्लस हो जाएंगे राज्यसभा में, मतलब 7 दूनी 14 हो गए। राजस्थान अगर जीतती है और यहां भी और हरियाणा भी, तो 7 त्रिक 21 हो गए, 21 वोट उसको मिल जाएंगे। और ये जो विपक्ष है कांग्रेस और अघाड़ी शिवसेना, इनके खाते से आप ये समझिए कि वो वोट निकल जाएंगे। तो जब वो वोट निकल जाएंगे तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में इनका जो कहा जा रहा है कि वोट है वो घटेगा। तो ये मसला सिर्फ राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा सदस्य बनाने और सरकार बने रहने के संकट तक सीमित नहीं है, ये दूर तक जा रहा है। अब हम लोग आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर ने अपना एक जो है उम्मीदवार उतार रखा है, उधर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा है, और भाजपा ने यहां भी एक अतिरिक्त उतारा है, और भाजपा को लग रहा है कि वो जिता लेगा। कर्नाटक में मुझे ऐसा लगता है कि जनता दल सेकुलर के साथ फ्रेंडली फाइट होगी, और जनता दल सेकुलर मुझे लगता है वहां कुछ बातचीत भी होगी, और उसके पास 30 विधायक भी हैं और राष्ट्रपति का चुनाव भी है, तो वहां कुछ अरेंजमेंट होगा, और उसको हमको लगता है कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी संभावना बड़ी है, क्योंकि जदयू जनता दल सेकुलर नहीं चाहती थी कि कांग्रेस और कोई उम्मीदवार उतारे और उसके उम्मीदवार को जिताए, लेकिन कांग्रेस ने उतारा। कांग्रेस का अपना आरोप है, और उस आरोप के बाद एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि यहां पर फ्रेंडली हो सकता है। अब वो अरेंजमेंट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो इन 4 राज्यों में सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें अगर कर्नाटक को हम अलग कर लें तो बाकी 3 जगह ऐसा लगता है कि मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन भाजपा के पक्ष में चला जाएगा जो परिस्थितियां हैं। बाकी तो 10 को वोटिंग होगी तो पता ही चलेगा। लेकिन अब ये जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।